और स्यूडो साइंस जिस गूगल ने आयुर्वेद के लिए जो कहा है, उसमें बेसिकली जो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट को जानने वाले गूगल वाले नहीं हैं। आयुर्वेद को समझने के लिए हमें थोड़ा अपने वैल्यूज़ को, अपने ग्रंथों को, अपनी विरासत को समझना पड़ेगा कि बेसिकली आयुर्वेद क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं, इट्स ए कंप्लीट लाइफ साइंस। यजुर्वेदा के सबस्क्रिप्शन में आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन है, और वो पृथ्वी पे ब्रह्मा के द्वारा अश्विनी कुमार के द्वारा दक्ष प्रजापति और उसके बाद में जो है कई मनीषियों के द्वारा चरक सूत्ररूत की तरह हमारे पृथ्वी में हमारे उपयोग के लिए आया है। दूसरी मान्यताएं ये भी है कि आयुर्वेद का प्रादुर्भाव जो हुआ वो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस काल से जो धन्वंतरी जी की उत्पत्ति समुद्र मंथन में उन नवरत्नों में से एक थी, जो मानव जीवन के कल्याणकारी चीजों को देने के लिए हमारे ग्रंथों ने हमें निर्देशित किया है कि ऐसा ऐसा पृथ्वी में जब जब गड़बड़ हुआ है तो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है ये, और ये पहला ऐसा विज्ञान है आयुर्वेद का, जीवन जीने का, लाइफ साइंस का, कि जिसमें यदि हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को पूरी तरह से मान के चलते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, तो जीवेम शरदम शतम ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, और लोग उसका अनुपालन आज भी कर रहे हैं, आज के इस विषम परिस्थिति के युग में भी। और 100 वर्ष तक जो है, 100 वर्ष तक वो बिना बीमार हुए जी रहे हैं। और जीवेम शरदम शतम में न केवल जीने की बात का उल्लेख है, उसमें उल्लेख ये है कि हम दृश्वेत शरदम शतम देखते हुए 100 वर्ष जिए, श्रवणेत शरदम शतम हम सुनते हुए 100 वर्ष जिए, कर्मेत शरदम शतम यानी कि अपने कर्मों को अपने हाथों से करते हुए हम 100 वर्ष जिए, ना कि कोई डिवाइस लगा करके वेंटिलेटर में 100 वर्ष जिए। तो ये केवल आयुर्वेद से ही संभव है। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है, जो आजकल वर्ड गूगल ने दिया है वो इको फ्रेंडली का दिया है। हमने इको फ्रेंडली के सिस्टम को जिसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संपदा आधारित जीवन पद्धति। अब प्राकृतिक संपदा आधारित क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यागपूर्वक प्राकृतिक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका संपदाओं का दोहन करना। जैसे गाय का दोहन करने के पहले हमने गाय को गौमाता भी कहा है, और उसके जीवन दायिनी दूध से न केवल बच्चों का पूरा पोषण होता है, अलबत्ता आजकल तो A2 मिल्क करके एक नया कॉन्सेप्ट स्वदेशी गायों के, देसी गायों के, इंडियन जीनस और स्पीसीज के गायों के लिए भी बना दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद को समझने के लिए हमें आयुर्वेदिक पद्धतियों के जानने के पूर्व में हमारी भारतीय संस्कृति को जानना जरूरी है, और जानना भर नहीं, उस पर ट्रस्ट करना, उसमें बिलीव करना जरूरी है। क्योंकि ट्रस्ट करने और बिलीव करने के बारे में हम 100% जब श्योर होंगे, तब जाकर के हमें जीवेम शरदम शतम यानी कि 100 वर्ष तक बिना बीमार हुए जीने के लिए हम अपनी बात को पूरा कर पाएंगे। इस शास्त्र में यह भी लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, कि हमें जो पुरुषार्थ दिए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वट एवर गोल वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ की उपमा दी गई है। उस पुरुषार्थ की उपमा में हमारे जो लक्ष्य है उसको हम अचीव करने के लिए अपने सभी कर्मों को, सभी पूरे एफर्ट को हम लगाते हैं। तो धर्म यानी कि अपने जीवन के कार्य को करने की संपूर्ण 100% एफर्ट देना कर्म के आधार पर। इन सब के लिए
काम यानी कि जो भी कामेच्छा हमारी होगी उसकी पूर्ति करना। फिर धार्मिक के जो लास्ट का संबंध है वो समाधि से है, यानी कि हमारी आत्मा जो परम पिता परमात्मा से के एक छोटी सी भाग है उसमें विलीन हो जाना। तो इसको समझने के लिए हमें आयुर्वेद को थोड़ा सा अपने ग्रंथों के बारे में, अपने मौलिक, अपने नैतिक, अपने वैल्यूज के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में, अपनी धरोहर के बारे में थोड़ा हमें पूरी तरह से जानना चाहिए। आज की जो जनरेशन है वो पूरा डिपेंड कर रही है गूगल पे। तो गूगल ने जो सर्च किया उसी सर्च को उन्होंने प्रामाणिक रूप से दे दिया कि गूगल का ने सर्च किया है। अब गूगल को जितना मालूम है उतना ही तो उसमें अपलोड करेगा। अब गूगल को उन चीज़ों के बारे में मालूम कम है कि क्या क्या चीज़ें, इसको नीचे कर दो, पर्दे करो, क्या क्या चीज़ें उसमें उल्लेखित हैं। तो उन जितना उसको ज्ञान गूगल को अपलोड करने वाले व्यक्ति के पास में है उतनी चीज का ही उल्लेख कर पाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आयुर्वेद के बिलीवर बनने के लिए, आयुर्वेद के यूजर बनने के पहले हमें आयुर्वेद पे विश्वासम फलम दायकम की बात भी आयुर्वेद ने कहा है कि विश्वास है तो वो औषधि जो जिसमें हमने एक रत्ती यानी कि थोड़ा सा लिया है और आपके जीवा में शहद के साथ रख दिया है, तो उसको भी जो है हमें पूरी तरह से अमृत की तुल्य वो काम करती है। विश्वास नहीं है तो वो एक आपके लिए ब्लैक एस है, जो एस यानी कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है किसी सब्सटेंस का, वो है। तो ये विश्वास की बात है। उस विश्वास के लिए क्या है? उस विश्वास में ही जुड़ा है हमारे पूरी तरह से इंटेलेक्ट और माइंड की जो बात है वो पूरे विश्वास में ही जुड़ी है। क्योंकि हमारा बिलीव ये है कि बॉडी अकेले कंस्टिट्यूट नहीं है। बॉडी बेसिकली हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। द थ्योरी ऑफ पंचमहाभूत में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। और पंचमहाभूत की थ्योरी क्या है कि बॉडी जो है पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि तथा वायु से मिलकर के बनी हुई है। इस पृथ्वी के और द्वारा स्थूल बना हुआ है, आकाश के द्वारा हमारी पूरी जो भी ब्रेन का पार्ट वो बना हुआ है, अग्नि हमारे हेपेटाइटिस की बात करती है, और स्पंदन है हर जगह जो जीवन है, वायु है। ऐसे करके पूरा हमारे शरीर की रचना है। आप इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान दें। थोड़ा मैं आयुर्वेद से हट के जा रहा हूं उस विषय में आपको ध्यान कराने के लिए, क्योंकि ये बिलीव की बात है। तो आप देखेंगे यदि अपने यूनिवर्स के ग्लोब को, तो यूनिवर्स के ग्लोब में 75% अप्रॉक्सीमेट पूरे सी है, वाटर है, और रेस्ट में 25% में हमारी पूरी पृथ्वी में पूरे विश्व की आबादी रह रही है। पूरे हेमिस्फीयर में पूरी किंगडम्स रह रहे हैं, वो चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे बाकी रिसोर्स हो। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में है वो कहीं ना कहीं उस बड़े से यूनिवर्स का एक छोटा सा भाग है। उस जो बड़ा सा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स को कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हम उस ब्रह्मांड के छोटे से भाग हैं, और यही दिखाया गया है कि ब्रह्मांड का छोटा सा स्वरूप दिखाया गया है कि इनफाइनाइट जो आकाश दिखता है जिसका कोई और छोर नहीं है। पता नहीं कहाँ पे चंद्रयान गया और कहाँ मंगल में कितनी दूरी केवल तय किया, लेकिन उसके ऊपर भी वैसे ही दिख रहा है। तो वो जो दिख रहा है और जो दिखाया जा रहा है पृथ्वी और पानी के भाग को, तो उसी के अकॉर्डिंग अनुपात में हमारी शरीर की रचना हुई है। यानी कि 75% लगभग हमारा लिक्विड है, और तो जो 25% के लगभग हमारा जो है स्ट्रक्चरल भाग है। और यही मान के चलते हैं कि जो लिक्विड में अधिकतर भाग हमारा वाटर कंटेंट का है। तो इसके लिए हम यदि हम
एनाटोमिकली और फिजियोलॉजिकली यदि हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में जान करके सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी हम इस चीज को पाएंगे कि निश्चित तौर पे कुछ चीज ऐसी है जो हमारे नॉलेज के बियॉन्ड है। जैसे जीव का निकलना, हमने प्लाज्मा दे दिया, हमने ब्लड दे दिया, हमने ट्रांसप्लांट भी कर दिया वाइटल ऑर्गन्स का, लेकिन हमने क्या वो जीवित आत्मा जो है उसको क्या इलेक्ट्रोड के स्पंदन से समय दे पाए क्या? नहीं। क्या ऐसी मशीन विकसित हुई कि हम कुछ भी खाएं, वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं, लिक्विड लें या सॉलिड लें, अल्टीमेटली हमारे शरीर में ब्लड की तरह की एक रिक्वायर्ड चीजें बने और पूरा शरीर सिस्टम करने के बाद में गॉर्बेज के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा बाहर निकल जाए और कुछ यूरिन और कुछ प्रेस्पिरेशन स्वेटिंग हो जाए। हमने ऐसी कोई मशीन मैकेनिकली डिवाइस को डेवलप करने की प्रयासरत बहुत हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान हमारे हमसे परे है, बियॉन्ड ऑफ आवर नॉलेज है, उसको हम कह देते हैं परा। वो पैरा नहीं है, वही है बिलीव हमारा। वही शास्त्रों में उल्लेख है कि जब जब ऐसी आवश्यकता पड़ी है तब तब आयुर्वेद की तरह के प्रतिपादन के लिए हमारे मानव शरीर में ही सभी तरह के प्रभु, वो चाहे किसी युग में हो, उसमें तो गूगल में तो लिखा है कि 6000 BC केवल लाइफ है, ऐसा नहीं है। हमारी रचना कब हुई है? हमारे समय की कालगणना के लिए ये कहते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये 4 युगों में हमारी जो कालगणना कह रही है उसमें केवल 6000 वर्ष नहीं है, ना जाने कितने वर्ष हैं, उसकी भी उल्लेख हुआ है। उस पर वो विषय दूसरा हो जाएगा। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि केवल थेरापेटिक साइंस मान करके आयुर्वेद का यूजर्स जो है यूज ना करें। इसमें प्रसन्नात्मेन्द्रिय स्मना स्वास्थ्य विधेयते की बात कही है। जब प्रसन्नात्मेन्द्रिय, अब मन को, इंद्रियों को प्रसन्न करने की बात क्यों कही है? इंद्रियों की संतुष्टि की बात क्यों कही है? इसलिए कही गई है कि शरीर को केवल मटेरियल न मान करके शरीर के अंदर चलने वाले जो भी मन, बुद्धि और शरीर और आत्मा, सोल, इन सब के अवयवों को जब एकात्मता होती है, वो जो यूनिटी है, वो शरीर की बात है। तो मैं ये केवल यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद को समझिए। आयुर्वेद के जीवन की पद्धति है और इस नेचुरल रिसोर्स ऑफ लिविंग है। जो नेचुरल रिसोर्स ऑफ लिविंग के लिए पूरा वर्ल्ड आज ये बाध्य हो गया है कि हमें फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, हमें फिर से जो है अपने संसाधनों को नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड करने पड़ेंगे, हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। वो अल्टरनेटिव सोर्स भी हमारे नेचुरल रिसोर्स के एक पार्ट है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद विषय में व्यापकता लाने के लिए हमें तमाम यूजर्स को, जो हमारे वेल विशर्स हैं और जो यूजर्स हैं, उन्होंने छोटी सी वानगी, उसका छोटा सा सैंपल अभी कोविड पैंडेमिक के समय का मिल गया है। आखिर इम्यूनिटी की बात आती है तो इम्यूनिटी की बात के लिए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, उसमें आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है, अष्टांग योग में 8 चीजें, तो अपने आप आ जाती है वो। अष्टांग योग में जब हम बात करते हैं यम नियम से लेकर के, अब यम नियम, यम तो ऐसी चीजें हैं जिसको हम मानने के लिए आज तैयार नहीं है। उसमें ही है कि हमारी थिंक पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंक के लिए हमारे पास में दिन भर में किए जाने वाले करिकुलम जो दिनचर्या के रूप में हैं,
उसको राइट फ्रॉम आयुर्वेदा ने क्या कहा है, कंसेप्शन, बर्थ के बाद से नहीं, कंसीव होते समय भी गर्भिणी के आसपास का वातावरण इस चीज पे डिपेंड करता है कि नया जो शिशु है उसका जन्म कैसे होगा, और जो गर्भिणी है वो गर्भिणी गर्भ धारण करते समय क्या सोच रही है, उसके धारण करते समय का वातावरण क्या है। ये केवल एक्सीडेंट नहीं है, एक एक्सीडेंट ही नहीं है। नूतन संतान का जन्म केवल एक योजना पूर्वक है। उस योजना पूर्वक जन्म में हम ये कर सकते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से उस गर्भिणी के प्रसव के समय तक की देखभाल का उल्लेख तक किया गया है। किस ट्राइमेस्टर में किस तरह के अंगों प्रत्यंगों का फीटल डेवलपमेंट होगा, इस तरह की चीजों का उल्लेख हिप्पोक्रेटिक मेडिकल साइंस के बहुत पूर्व से है। तो अब हम ये कह दें कि ये स्यूडो साइंस है, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, न केवल आयुर्वेद के लिए अपितु आयुर्वेद के यूजर्स के लिए, उनके बिलीवर्स के लिए, और हमारे शास्त्रों के लिए, हमारी परंपराओं के लिए, हमारे मूल्यों के लिए इस सब पे एक बहुत ही सोच समझ के मिली जुली कुठाराघात करने की योजना है, जिसको गूगल चूंकि आजकल मोस्ट सर्चर बन चुका है, तो उसमें ही यदि हम इस तरह की चीज़ें कर दें तो लोग कई तरह की चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। मैं यही कहता हूँ कि इसको समझने के लिए आप इसके जितना अंदर जाएंगे उतना अंदर आपके जीवन में खुशहाली आती रहेगी, और जो प्रसन्नाथ वेंकटेश मना का जो बोध आयुर्वेद की परिभाषा में स्वास्थ्य की है, उससे आपका जीवन पूरा सुखमय और निरोगी काया के रूप में व्यतीत कर सकेंगे। आज के लिए मैं इतना ही संदेश इस संगोष्ठी के आयोजककर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे इस वार्ता में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने विचार आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पाया। मैं अपनी इंस्टीट्यूट जहां पर मैं एज ए डीन काम कर रहा हूं, श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सीहोर, मध्य प्रदेश, उसकी तरफ से आप सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।